जी। तो बाकी लोगों की जो रह गई है वो आप समीक्षा कर दीजिए और फिर हमारा अध्यक्ष अपना उनको शीर्षक क्या था प्रदर्शन उद्बोधन देंगे। दो लोग रह गए हैं। हेलो, जी जी जी। दोनों बारी बारी से पढ़ सकते हैं क्या? तो फिर बता देते हैं कि एक साथ उतना बना बड़ा मुश्किल है। मेरा जो हरी की है जी, फर्क मैं आप पढ़ूं पढ़ क्या? दिए तो जाओ अच्छा मम्मी एक मिनट। अपर्णा अपना वो माइक को। फर्क हमारी लघु कथा है। फर्क ले एक सुट्टा लगा ले, इस नर्क का सब दर्द पल में भूल जाएगा। रहने दे, इस नर्क से तो कभी न कभी निकल कर जीवन सुखमय बना लूंगा। पर ये जो नशा है, पहले तो सुकून देता सा लगता है, पर बाद में अपना गुलाम बनाकर सीधे मौत का रास्ता ही दिखाता है। कहते हुए उसने इनकार कर कदम अपने गंतव्य की ओर बढ़ा दिए। जी धन्यवाद। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन देखिए इसमें वही है कि करते हुए उन्होंने गंतव्य की ओर चला गए, बात यहाँ खत्म। लगता है कि एक कुछ संदेश देकर आपने बात खत्म कर दिया। इसमें लघु कथा का तत्व उस तरह के नहीं आ पाती है। ये कथानक कुछ तो बढ़ना चाहिए कि आप ये इस तरह का संदेश तो लोग देता है कि पान नहीं खाने चाहिए, पान खाइए तो कैंसर हो जाएगा, सिगरेट पिए तो एथी हो जाएगा, ये कह के बस बात खत्म कर देगी। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं आती है जो कि लघु कथा के रूप में किसी को प्रभावित कर सके। और प्रयास कीजिए और अच्छी रचनाएं लिखिए। आप लघु कथा लिखने का आपका आइडिया है, ठीक है, उसको और थोड़ा सा जी धन्यवाद। आप समझ गए होंगे। हाँ, और नीता दूसरी शर्मा जी एक की और भी, लघु कथा जी, नीता शर्मा जी की एक भी और बाकी है। कौन शर्मा? नीता शर्मा वो भेजी थी मैंने आपको। ओम नीरो जी ना? नहीं नहीं, नीता शर्मा। उनका तो हम बोल ही दिए थे शुरुआत में ही। नीता शर्मा। अच्छा, नीता शर्मा। एक सेकंड। हाँ हाँ, नीता शर्मा के बारे में देखिए, उनका कहानी, उनकी लोक कथा भी हम पढ़े हैं। उसको हम इसलिए नहीं, इसमें कुछ इन दो लोगों को भी हम पढ़े थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ, उसमें देखिए कुछ संदेश ऐसा उभर के। लघु कथा में बात है कि कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिससे पता चले कि हम पाठकों को क्या कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। आप केवल किसी बात को रख देना लघु कथा नहीं है। कहानी में भी एक उद्देश्य होता है कि हम इस बात को कहना चाहते हैं। उसी तरह लघु कथा चाहे 4 ही लाइन का हो, लेकिन एक संदेश होनी चाहिए। इस लघु कथा में हमको कोई संदेश इस तरह का नजर नहीं आए। सरोज बाला तो और सोनी। प्रयास करे और बेहतर लिख सकती है, सरोज बाला सोनी जी। क्योंकि हमने कल सब पढ़ा है। सरोज बाला सोनी। जी। हाँ, इन दोनों का नाम हमने अलग से इसलिए लिखा था कि इसमें घटनाएं कोई ऐसी नहीं है जो बहुत हृदय को स्पर्श कर जाएगी। हमने कहा ना कि लघु कथाकार को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसको 4-5 लाइन में, एक पैराग्राफ में उसको बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बात कह देनी है, बड़ी बात कह देनी है। आप कोई खास बात ही नहीं कही है तो फिर फायदा क्या हुआ छोटी बात करने से? जिसमें इस तरह की बात ना हो तो लोग कहानियां भी नहीं पढ़ते हैं। ये तो लघु कथा है। कहानी में भी देखिए कि आप शुरू से पढ़ते जाइए, जब लगेगा कि कुछ इसमें कुछ अपीलिंग है, तब आदमी आगे बढ़ता है। नहीं तो कहानी पढ़ना भी छोड़ देता है, एक पन्ना पढ़े फिर छोड़ देगा। तो इस लघु कथा में कोई इस तरह की अपीलिंग नहीं है जिसको पाठक पढ़ के कुछ सोचे समझे या लिखे, या कुछ इस तरह की नई बात है। इस पर इन दो चार बाकी लोग तो बहुत अच्छा प्रयास किया है। इन 2-3 लोग कथाकारों को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है कि हम विषय वस्तु का चुनाव किस तरह करें। ठीक है, जी जी। आप लोगों को इससे किसी को ज्यादा बोलना अगर ठीक कुछ नहीं अपने पूछना है तो आप है। और कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। मंत्री मैं नहीं पढ़ पाई। आदरणीय आदरणीय, मेरी मेरी रचना के बारे में, लघु कथा के बारे में पता नहीं लगा, नेट का प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा। अगर हो सके तो आप बता दिए। प्रखर बोल दीक्षित रहे जी थे कि की। प्रखर लोक कथा दीक्षित का। अच्छी है, तो अच्छा प्रयास आप
आपका है, शीर्षक ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम 60% लेगा। अंग्रेजी शीर्षक दीजिएगा। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आम भाषा में चलती है, बहुत सा है गिलास अंग्रेजी। उसको 60% कम से कम जो लोग कथा पढ़ने वाले पाठक होंगे। नहीं सर, वो मेरा अंग्रेजी में शीर्षक नहीं है। नहीं वो सर, नहीं है। डॉक्टर प्रखर दीक्षित की तो अलग है, राम वाली कहानी। अच्छा, जी, जन जन के राम। हाँ, जन जन। हाँ हाँ, राम राम, हाँ ठीक ठीक है। नहीं, आपने अच्छा लिखा है। आप कुछ धार्मिक विचारों को आपने सामने रखने का प्रयास किया है, हमने देखा है, वो अच्छी बात है। लेकिन वो थोड़ा सा हितोपदेश टाइप का थोड़ा सा ज्यादा उसमें अंश आ गए। लोक कथा का विषय कुछ ऐसा हो, कुछ नयापन लगे कहने कुछ ऐसी चीज हम सोच रहे थे हो गया ये। लोक कथा पढ़िए कभी कभी तो 2 लाइन ऊपर पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा ये आज का अंत इस तरह होगा, लेकिन हो जाता है कुछ दूसरी तरह से। वही नयापन है। जहां आप सोच रहे कि इस तरह बोल रहा है, इस तरह का अंत हो जाएगा, वो भी एक समान चीज हो जाती है। तो आपके हो सकता है आप लोक कथा और ज्यादा बेहतर हो, लेकिन एक समान स्तर में आएगा। हम ये खारिज नहीं कर रहे कि लोक कथा नहीं है, आपने लोक कथा के पैमाने पर इसे रखा जरूर है। ठीक है जी, सभी की समीक्षा। ये हमारा विचार है, कोई नहीं कि आप इसको माने। आप स्वतंत्र रहे लिखने पढ़ने के लिए। हमने जो महसूस किया एक पाठक के तौर पर वो हम बताएं। जी मंजू जी, जी, मैं सर से एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। पूछे ना। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं इस लघु कथा को संवाद शीर्षक में कर लूँ तो संवाद की तरह माँ बेटी का तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, तो क्या ऐसा जी कर सकते हैं? इसको संवाद क्या? शैली में कर लें, अपनी कहानी को, लघु कथा को हाँ बिल्कुल, हमने संवाद कहा, शैली में। हमने पहले कहा कि संवाद शैली में लोक कथा लिखने का एक फायदा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ हाँ और बिल्कुल तब वो उसमें खामियां निकालने की भी बात खत्म हो जाती है। जी, इसको मेरी मैं वैसे ही अधिकांश कर लोग लूंगी। समाज में लिखने की जी 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 अच्छी जी, चीज है वो। धन्यवाद। आजकल लोग व्याख्या करने लगे हैं, वही वो बात खत्म हो जाती है। अब जैसे वो रामायण और भक्त वाली बात कर रहे हैं, जो जिसमें धार्मिक बात कही गई है, इस पर बहुत सारी लोक कथाएं लिखी गई है, लेकिन संवाद शैली में यदि वो उसको उस बात को कहना चाहें और बेहतर हो सकती है। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धेश्वर जी। आपने इतनी अच्छी सबकी लघु कथाओं की समीक्षा की और हमको अपना इतना समय दिया। देखिए आप कह रहे थे कि मेरी एक लोक कथा भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो तो मैं जी, मैं आगे मैं छोटी लोक कथा के साथ, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें आप निसंकोच बोल सकते हैं, जिस तरह मैंने बोला। कोई जी भी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो बढ़िया लिख रहा हूँ। जी, लता मंगेशकर वो उत्तरदायित्व इसके 4000 आचार्य जी को मैं नगर है। दे रही हूँ। आचार्य जी करेंगे इसका जी जी, देखिए लघु कथा का शीर्षक है, लघु कथा का शीर्षक है बड़ी मछली की भूख। बड़ी मछली की भूख। हुजूर, आपने जिस युवक को पकड़ा है वो तो बेकसूर है, वो तो शराब भी नहीं पीता है, वो तो अपनी चाय की दुकान पर बस घर जा रहा था। हुजूर, दरोगा ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा। दरोगा की ईमानदारी पर इंस्पेक्टर राघव को गुस्सा आ गया और उसने डपटते हुए कहा, चुप, तुझे भी प्रमोशन पाना है या नहीं? हमारे इंचार्ज ने शराब के ठेके पर छापा मारने को भेजा है। तुम्हें यह भी तो याद रखना चाहिए, शराब के ठेकेदार ने लाखों रुपए दिए हैं मेजबानी में, भला उसे मैं कैसे पकड़ता? मगर वहां गिनती तो गिनानी होगी कि नहीं? अब इसकी गलती क्या यही कम है कि वह इधर से गुजर रहा था? अब छोटी मछली खुद बड़ी मछली के मुंह में आ जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बोलो। साला महीने भर जेल में रहेगा ना तो सारी इंसानियत भूल जाएगा। यहीं पर मेरी लोक कथा खत्म हो जाती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बधाई। सटीक लघु कथा। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छे है, लेकिन मैंने जो लोक कथा पैमाने बड़ी मछली की भूख, ये तो शीर्षक से पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हमने अंत में जो लिखा
कि साले महीने भर जेल में रहेगा तो सारी इंसानियत भूल जाएगा। इसके बाद मैं एक लाइन भी लिख देता तो मेरी लगता कमजोर हो जाती, मुझे लगता है। अब आप लोग क्या लगता है, वो तो आप लोग बताएं। ये मैं ये निवेदन करूंगी आचार्य जी से कि वो इस लघु कथा के बारे में बताएं, अपने विचार रखें। आपका वो माइक हम बंद कर मैंने दीजिए जैसा माइक। पहले किसी का माइक खुला हुआ है, उससे हाँ, शोर आ प्रकाश रहा जी है। और गार्गी जी, आपका माइक। अपना अपना माइक देख लें, कहीं से शोर आ रहा था, अब शांत हो गया है। जी जी जी। धन्यवाद। सिद्धेश्वर जी के बारे में जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात सार्थक सिद्ध हुई कि उनकी लघु कथा से सीखने की आवश्यकता है, उस पर समीक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हो रही है। लघु कथा के सारे तत्वों को उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे क्षणिक घटना, संक्षिप्त कथन और अंत में तीक्ष्ण प्रभाव, तीनों तत्व प्रखरता से उसमें उद्भाषित हुए हैं। मैं तो सिर्फ बधाई दूंगा, बधाई, बधाई और बधाई। धन्यवाद आपको हमारी लोग कथा पसंद आने के लिए। मैं अब आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना हमें अध्यक्ष उद्बोधन दे और फिर सुरभि जी सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। अंतर भारतीय लघु कथा कक्ष के तत्वावधान में जो यह लघु कथा गोष्ठी और कार्यशाला आयोजित हो रही है, इसके लिए मैं सभी सहभागियों को हृदय से बधाई देता हूं और डॉक्टर मंजू सक्सेना जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला, इस संगोष्ठी की अध्यक्षता का दायित्व सौंप करके अपना स्नेह समर्पित किया है। ये उनका बड़प्पन है, विशाल हृदयता है। आभारी हूं आपका, और आभारी इसलिए भी बहुत ज्यादा हूं कि अध्यक्ष के रूप में ही सही, पूरी गोष्ठी में उपस्थित रहने के बाद ऐसा लगा है जैसे कि जिंदगी के ये क्षण हमारे सार्थक सिद्ध हुए। हम लोग 24 घंटे जीते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही घंटे, कुछ ही मिनट ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो सार्थक हुए। बाकी तो प्रवाह में समय गुजरता ही रहता है, समय को कोई रोक नहीं सकता। बचपन से बुढ़ापे तक यात्रा चलती रहती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज जो भी समय मैंने गोष्ठी में दिया वो मेरा सार्थक सिद्ध हुआ। और किसी दिन के कुछ क्षण अगर ऐसे सार्थक सिद्ध हो जाएं तो मैं कहता हूं वो दिन हमारा धन्य हो गया। आज का दिन मेरा धन्य हो गया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा उन सभी लघु कथाकारों को जिन्होंने इस गोष्ठी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और उसके बाद अपनी रचनाओं की समीक्षा का खुले हृदय से स्वागत किया। सभी लघु कथाएं अपने में कुछ न कुछ एक नयापन लिए हुए, नया स्वरूप लिए हुए, नवीनता लिए हुए सामने आई। समीक्षक जी ने, आचार्य आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने तो अलग अलग सभी लघु कथाओं पर बड़ी ही सारगर्भित टिप्पणी की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सबका नामोल्लेख जरूर करना चाहूंगा। हीरा जौहरी जी की फर्क, नलिनी श्रीवास्तव जी की निर्जीव मोह,
विजय कुमारी मौर्य विजय जी की बड़ों की सूझबूझ, डॉक्टर प्रखर दीक्षित जी की जन जन के राम, और सरोज बाला सोनी जी की जीत जाएंगे हम, निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी की निशान, डॉक्टर श्याम गुप्ता जी की मीटू प्लस, नीता शर्मा जी की अखबार, दीप्ति जी की कराह, रश्मि लहर जी की कार्यालय, अपर्णा गुप्ता जी की दोस्ती दुश्मनी, गार्गी जी की बिरादरी, आदरणीय मंजू सक्सेना जी की लवकथा जिसका हम शीर्षक नोट नहीं कर पाए, सुधा आदेश जी की लवकथा जिसका शीर्षक हम नोट नहीं कर पाए, और कोई छूट गए हों तो हम क्षमा याचना सहित उनको भी सम्मिलित करते हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज की लघु कथाओं में सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि लघु कथा के दो तत्व मुख्य रूप से हैं, एक तो कथा, दूसरे लघु। और लघु और कथा को मिलाने से कुछ नया, केवल लघु और कथा दोनों का योग नहीं लघु कथा है, बल्कि उनके मिश्रण से कुछ नया भी उत्पन्न हो। जैसे हल्दी और चूना, हल्दी पीली चूना सफेद, हल्दी चूना को मिलाने से वो रोली बनती है और रोली का रंग लाल हो जाता है। तो ऐसे ही लघु है, कथा है, दोनों होने चाहिए। लेकिन जब दोनों मिले तो जैसे हल्दी चूना के मिलने से लाल रंग पैदा हो जाता है, वैसे लघु और कथा दोनों के मिलने से कुछ नया पैदा हो जाए तो वो लघु कथा बनती है। और वो लक्षण मुझे अधिकांश लघु कथाओं में देखने को मिला। लघुता का उल्लंघन तो आज किसी ने नहीं किया, इसलिए हमको बहुत ही विशेष प्रसन्नता हुई। लघुता का उल्लंघन कभी कभी करना पड़ता है, श्रेष्ठ लघु कथाओं में भी होता है, लेकिन उसकी दो कमियां तो हैं ही है। एक तो पाठक के फिसल जाने की संभावना रहती, पढ़ते पढ़ते वो फिसल जाता है कि चलिए बहुत लंबी हो गई, छोड़ो। फिर उसकी सशक्तता है कि बांधे रहे, उपन्यास बांधे रहते हैं तो लघु कथा क्यों नहीं बांधे रहे। लेकिन एक उसका ऋणात्मक पक्ष यह है कि जब ये गोष्ठियां होती हैं तो लंबी कथाएं, लघु कथाएं जो है वो जरूर बाधक सिद्ध होती हैं, तो समय भी ज्यादा लेती हैं और विक्षेप भी हो जाता है सुनने वालों का। आज कोई भी कथा लघुता से बाहर नहीं गई। कथात्मक तत्व किसमें कितना था ये अलग अलग बात है, और दोनों तत्वों के मिलने से जो तीसरा तत्व है, यानी जो चूना और हल्दी के मिलने से जो लालिमा आती है रोली में, वह कितनी किस्में आई, इसके लिए तो सिद्धेश्वर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। सिद्धेश्वर जी ने बड़े अच्छे ढंग से बात को अपनी रखा और बड़ी ही उनको मैंने भी कार्ड का फोटो करके उनको भेज दिया था, और काफी अच्छा देखिए होता किसी का माइक खुला हुआ है। आदेश जी अपना माइक बंद करिए। सुधा आदेश जी, किसी का माइक खुला है। वो सुधा आदेश जी का माइक खुला है, वो आ नहीं पा रही हैं, पता नहीं उनका अच्छा अच्छा। बंद हो गया था। तो आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने एक बहुत बड़ा साहसिक कार्य किया है कि समीक्षा करने में प्रायः समीक्षा से पलायन कर जाता है, और ये कोई उसकी दुर्बलता नहीं होती, कहीं कहीं विवशता होती है कि बिल्कुल निर्विवाद, निष्पक्ष, निर्विकार समीक्षा अगर की जाए तो खतरे रहते हैं लोगों के नाराज होने के, बहुत से मित्र अमित्र हो जाते हैं। इस डर से समीक्षक सोच समझ के ही आगे बढ़ता है, और जैसे कि वो नदी में इस ढंग से घुसता है कि कपड़े भी न गीले हों, नदी में घुस भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने जो समीक्षा की बहुत निर्भीकता से की, बहुत साहस के साथ की, कहीं भी इस चीज की चिंता नहीं की कि किसी को कैसा लगे। उनके भीतर के समीक्षक ने जहां पर जो अनुभव किया उसको खुल के कहा, और ये तो उन्होंने स्वयं ही कहा है, उसे मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं कि समीक्षक भी एक व्यक्ति ही होता है, उसकी समीक्षा भी की जा सकती है, किसी की
कोई बिंदु अच्छा भी लग सकता है, किसी के अनुकूल नहीं भी हो सकता है, तो समीक्षा को सब अपने अपनी दृष्टि से ग्रहण करें। हाँ, समीक्षक जरूर है, वो अपनी दृष्टि से ग्रहण करता है, उसकी दृष्टि रहती है, लेकिन समीक्षा की सार्थकता इसी में होती है कि वो पहले तो रचनाकार के हृदय में डूब के रचना को पढ़े, खो जाए उसमें, और उसके बाद तटस्थ होके पढ़े। रचना और रचनाकार दोनों को किनारे रख दे, तटस्थ, दूर से पढ़े, और फिर दोनों के बाद में वो अपने निष्कर्ष को निकाले। मैं समझता हूं कि सिद्धेश्वर जी ने रचनाओं को डूब के भी पढ़ा है और रचनाओं को तटस्थ होकर के देखा है, और दोनों दृष्टि से अपनी समीक्षा प्रस्तुत की है। उनका इस सुझाव कि सभी रचनाकारों को जो लोक कथाओं पे लेख लिखे गए हैं, समीक्षा लेख, आलोचना लेख कह सकते हैं, लक्षण लेख कह सकते हैं, तो उन लेखों को भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमको लव कथा के तत्वों का ज्ञान हो कि उसका स्वरूप क्या है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अपनी लव कथा लिखने के बाद एकदम संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, उसे बार बार दोहराना चाहिए। ये भी बात मुझको बहुत अच्छी लगी। मैं तो कविता के बारे में भी सबसे ही कहा करता हूँ, और लव कथा के बारे में, सारी रचनाओं के बारे में सिद्धेश्वर जी वो चित्रकला में भी निष्णात हैं, तो अपने बनाए चित्र को, अपनी बनाई रचना को, अपनी बनाई लव कथा को, कविता को, जो भी सृजन है, बार बार देखना चाहिए। थोड़ा सा इसमें हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहेंगे कि केवल समीक्षा लेख नहीं, बल्कि अच्छे समीक्षकों की स्वयं लव कथाओं को पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति समीक्षा करता है, समीक्षा के लेख लिखता है, समीक्षा पर पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उसको पढ़ने के तुरंत बाद उसकी कम से कम 10-20 लव कथाएं भी पढ़नी चाहिए। तो वो उदाहरण के रूप में आती हैं, तो वो तत्व और उभर के आते हैं, कैसे स्पष्ट होंगे। और जितनी ज्यादा लव कथाओं का हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, आनंद तो आएगा ही लव कथाएं पढ़ने से, सभी को आता है, लेकिन साथ साथ हमारे भीतर का लेखक भी वहां जागृत रहे कि इस लव कथा में इसने लव कथा के तत्वों का समावेश कहाँ तक किया है, और आखिर में इसने क्या किया ऐसा कि हृदय पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, या क्या इसके में कमी रहेगी कि प्रभाव नहीं पड़ा। वो स्वयं समीक्षा करता हुआ लव कथाएं पढ़े। तो जब हम बहुत सी लव कथाओं पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद फिर नए नए आयाम अपने आप सामने आते जाते। दोहराने की बात में ये मैं कहूंगा, अपने अनुभव की बात, कि अपनी लव कथा को बार बार तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए, लिख करके थोड़ी देर रख दीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, यहां तक कि थोड़ी थोड़ी दिमाग से उतर जाए वो, और उसके बाद फिर पढ़िए। तो कभी कभी तो अपनी भाषा में कमी दिखाई देगी, कभी कुछ लगे अरे इसको और हम सुधार सकते थे, कभी सिद्धेश्वर जी की बात आएगी कि देखो अंत उतना मारक नहीं बन पाया जैसा होना चाहिए, चलो इसको थोड़ा और करें, ये बात फालतू हमने लगा दी, इसको हटा दें। जहां भी मन में कुछ आए उसको सुधार। जल्दबाजी ये नहीं होनी चाहिए कि आज हमने लिखी है तो अंतर भारतीय कक्ष के पटल पर आज ही वो लव कथा पहुंच जाए। पहुंचाने से पहले थोड़ा विश्राम लेना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए, और दोहराने के पहले थोड़ा एक लंबा अंतराल देना चाहिए। वो अंतराल दिन का हो सकता है, सप्ताह का, महीने का हो सकता है। अंतराल देने से अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन में हमारे बहुत अच्छी बात होती है, लव कथा की सामग्री बड़ी अच्छी सी मन में पैदा होती, लेकिन हम उसको शब्द अच्छे ढंग से नहीं दे पाते, हमारी भाषा में कहीं कमी रह जाती, अभिव्यक्ति में कमी रह जाती। हम तो जानते हैं कि हमने अपनी ही बात कही अपने शब्दों में, लेकिन पढ़ने वाला हमारे शब्दों को पढ़ के उस बात को ग्रहण नहीं कर पाता है जो बात हम कहना चाहते। जैसे एक उदाहरण दें, हम आज ही एक लव कथा आई थी सामने, रश्मि लहर जी की है, कार्यालय। तो उसमें बात करते करते वो संपादक जी एकदम पूछते हैं क्या पृष्ठभूमि है। आप इस लव कथा को फिर से देखिएगा।
तो जब वो पूछते हैं क्या पृष्ठभूमि है, तो प्रश्न से नहीं स्पष्ट होता है कि पृष्ठभूमि आपकी या आप जो रचना लाए हैं उसकी। दोनों प्रश्न हो सकते हैं। अब ये बात लिखते समय मन में आएगी ही नहीं, या तो बाद में आएगी या कोई दूसरा पाठक जो है मेरे जैसा अल्पज्ञ उसको पढ़ेगा, नहीं समझ पाएगा। हालांकि उसको पूरी कथा को पढ़ने के बाद तो समझ में ही जाएगा लघु कथा को, लेकिन जिस समय वो प्रश्न करता है कि क्या पृष्ठभूमि है, एकदम प्रश्न आ जाता है, कोई उसके आगे पीछे कुछ नहीं है देखिएगा, तो वो ये नहीं जान पाता पाठक कि ये किसकी पृष्ठभूमि पूछ रहा है संपादक, जो आई है लेकर के उसकी पृष्ठभूमि, या जो वो लेकर आई है सामग्री उसकी पृष्ठभूमि क्या है। खैर, हो सकता है यहाँ मेरी टिप्पणी सटीक न भी हो, लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि हम जो शब्दों में व्यक्त करते हैं वो कितना स्पष्ट है, इसको जानने के लिए हमें अपने एक दो मित्रों को भी पढ़ाना चाहिए। मित्र समीक्षक नहीं जरूरी, बस वो पढ़ें और इतने ईमानदार मित्र हों कि जहां उनको कुछ लगे वो हमको बता दें। यह प्रक्रिया अनौपचारिक है, जैसे कि आज समीक्षा हो रही है ऐसी औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, लेकिन इस अनौपचारिक प्रक्रिया में हमारी रचनाएं परिमार्जित होती रहती हैं और सुधरती रहती हैं। हाँ, यह है कि प्रकाशित होने के पहले जिस स्तर पर हमको कमी दिखाई दे वहां पे संकोच नहीं करना चाहिए, उसको सुधारना। हमारे समीक्षक जी ने अंत पर बहुत जोर दिया है और इसमें दो राय नहीं है कि लघु कथा का अंत जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहाँ पे खत्म करना है ये नहीं निर्णय कर मिलता कभी कभी, और आदमी को स्मरण रहता है कि अरे ये तो इसके बाद की बात रही गई, ये भी कह दें। नहीं, जहां पर विषय समाप्त हो गया और मारक वाक्य आ गया है, जिसे कहते हैं पंच लाइन, पंच लाइन के बाद फिर आगे एक कदम नहीं बढ़ना चाहिए, वहीं पर छोड़ देना चाहिए। हमारे समीक्षक जी ने बहुत अच्छी भाषा शैली का प्रयोग किया, उनसे कुछ शब्द भी लेने वाले हैं। जैसे उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, तेजाबी छुअन। क्या बात है, आप देखिए लघु कथा के अंदर किसी वाक्य में अंतिम जो स्पर्श है लघु कथा का, उसमें तेजाबी छुअन उनको अनुभव हुई। तो जो अनुभव हुई वो तो हुई, लेकिन उस अनुभूति को जो शब्द दिया तेजाबी छुअन, ऐसे ही शब्दों का हम प्रयोग अपनी अनुभूतियों को लाने के लिए अपनी रचना में हम ऐसे शब्दों को खोजते रहें, उनका सटीकता से प्रयोग करते रहें। जो गोष्ठी हो रही उसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक तो वाचन भी है, दूसरा पठन पाठन भी है। तो वाचन की दृष्टि से जब हम कुछ बोलते हैं, चाहे आप अपनी कहानी पढ़ रहे हो, लघु कथा पढ़ रहे हो, चाहे समीक्षक की समीक्षा कर रहे हो, चाहे उसके अध्यक्ष महोदय अपना अध्यक्षीय भाषण दे रहे हो, प्रत्येक के लिए बात लागू होती है कि हमें अपने उच्चारण पे ध्यान देना चाहिए। ये जो भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे लघु कथा की समीक्षा हो या कोई और हो, ये सामान्यतः कोई चौपाल की बातें नहीं है, एक साहित्यिक आयोजन है। इसमें एक दूसरे से सब सीखते हैं, तो हमें जहां तक संभव हो अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत से लघु कथा वाचकों के उच्चारण में देखा है कि वो क्षितिज को क्षितिज और शिक्षा को शिक्षा ऐसा भूल जाते हैं। तो हमारी भी आदत ऐसे बचपन से हम गड़बड़ बोलते थे, अब बहुत ही ठोक पीट के ठीक किए गए, तो और अभी नहीं बिल्कुल सही है, कहीं कहीं विसंगति हो जाती है। तो ये हम कोई अपना उदाहरण नहीं देंगे, ये न समझिएगा मैं बहुत शुद्ध बोलता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को शुद्धता से उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। वाचन का अभ्यास भी यहाँ हो रहा है, वो न समझे हमें लघु कथा किसी प्रकार पढ़ देनी है, बल्कि वाचन का हमको अभ्यास भी करना है। और पठन पाठन की दृष्टि ये है कि हमें हिंदी की वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए। हम केवल लघु कथा ही नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, उसको अनमोल धरोहर दे रहे हैं। इसलिए उसमें वर्तनी का बहुत ध्यान रखें। और लघु कथा में मुख्य रूप से तीन शैलियां होती हैं कि एक तो वर्णनात्मक है, दूसरी कथोपकथन है, और तीसरी दोनों के मिश्रण से बनती है कि वर्णनात्मक भी है और कथोपकथन भी है। तो इसमें कथोपकथन का बहुत महत्व होता है।
तो कथोपकथन को जब प्रारंभ करें तो इस बात से जरा भी न चूकें कि हमें कहाँ कामा लगाना है, यानी अल्प विराम, और कहाँ उद्धरण चिन्ह लगाना है, उद्धरण चिन्ह को कहाँ पे खत्म करना है, कहाँ डॉट डॉट लगा करके कुछ अनकही बात को हमें व्यक्त कर जाना है। इन सब चीजों को सीखने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती है, अच्छे कहानीकारों की कहानियों को, तो उससे हमारी वर्तनी शुद्ध होती जाएगी कि हमें कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ विराम लगाना है, कहाँ उद्धरण चिन्ह लगाने हैं, कहाँ सामासिक चिन्ह चाहिए। इन सब का जब प्रयोग करते हैं तो वो लघु कथा एक लघु कथा ही नहीं बल्कि एक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। मेरा विश्वास है कि हमारे जितने भी इसमें लघु कथा के साधक हैं वो सब साहित्य की साधना कर रहे हैं, मात्र मनोरंजन ही नहीं कर रहे हैं, एक साहित्य को अपना योगदान दे रहे हैं, एक अवदान दे रहे हैं। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत दायरों में भी लघु कथा को नहीं बांधना चाहिए। हम उसके तत्वों को पढ़ें, जैसे हमने 3 तत्व बताए कि भाई क्षणिक घटना, संक्षिप्त कथन, तीक्ष्ण प्रभाव होना चाहिए। फिर उसके लक्षण हैं, तो हम ही ने एक जगह 12 लक्षण लिखे हैं और आपके पटल पर प्रायः लोग उसको ला करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, कभी नाम मेरा, कभी लिख देते हैं संकलित, तो अच्छा लगता है। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने समझने से कथा, लघु कथा का स्वरूप स्पष्ट होता है, अच्छी बात, लेकिन बिल्कुल उसमें बांध के नहीं रखना चाहिए। लघु कथा के आयाम को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए, खिड़कियां खुली हों जहां से आकाश भी हमको दिखाई दे। इसके लिए अपने मन को भी खुला रखें, और जब दूसरे की लघु कथा को पढ़ें तो भी अपने हृदय को खुला रखें कि दूसरा लघु कथा कोई नए ढंग से लिख रहा है, हमने कभी सोचे ही नहीं ऐसे लघु कथा होती है। अगर वो वैसे लिख रहा है तो अपने दिल को थोड़ा बड़ा रखें कि क्या हो सकता है ये जो इस ढंग से लिख रहा है यह भी एक लघु कथा की शैली निकल के आए। तो अनेक शैलियों का विकास होगा, जैसे लघु कथा डायरी शैली में लिखी जा सकती है, इसके लिए टेलीफोन शैली है, आत्म कथ्यात्मक शैली है, आत्मकथ्यात्मक शैली, आत्मकथन या आत्मकथा नहीं है, वो आत्मकथ्यात्मक शैली है, रिपोर्टर शैली है, साक्षात्कार शैली है, अखबार शैली है, मोबाइल शैली है। इन सब शैलियों पे आजकल कार्य हो रहे हैं, लोग नए नए लिख रहे हैं, तो उनकी हम रचनाओं को पढ़ें और पढ़ते समय हृदय को अपने खुला रखें, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर पढ़ें, तो हमें कुछ नया होगा और साथ में वैसा ही कुछ नया करने का हमारे अंदर होगी, और लघु कथा नए नए स्वरूपों को भी प्राप्त करेगी। तो परिभाषाओं में, लक्षणों में, तत्वों में लघु कथा को इतना बांध भी नहीं देना चाहिए कि उसकी जो संभावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएं, और इतना खुला भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि लघु कथा अपनी पहचान ही खो दे। अंत में बस यही कहूंगा कि हल्दी चूना जैसा मिश्रण करके हमें रोली बनानी है, जो सफेद चूना और पीली हल्दी से मिलकर एक नया रोली का रंग विकसित करे, और वो रोली का रंग बिखरता रहे, आप सबकी लघु कथाएं विकसित होती रहें, लोक में सम्मानित होती रहें, लोक में प्रशंसा प्राप्त करती रहें, लेखनी यशस्वी हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी इस गोष्ठी के लिए, कार्यशाला के लिए, आयोजन के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य। मैं अब, क्योंकि समय भी हमारा समाप्ति की ओर ही है, 4 मिनट बचे हैं, तो मैं अब सुरभि सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे सभी आज के अतिथि महोदय, अध्यक्ष जी और हमारे सब सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापन करें और इस गोष्ठी को विराम दें। माइक बंद है। आप सभी को, नहीं माइक मेरा ओपन हो गया है, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी। मैं आप सभी से बहुत थोड़ी शब्दों में बोलूंगी। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतनी सटीक टिप्पणी के लिए जी जी, और सबको पुनः हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी मैं अधिक वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। आप सभी को, सिद्धेश्वर जी को और उमीरो जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मंजू जी को, अपर्णा जी को, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपनी रचनाओं का पाठ किया, उन सभी को ढेर सारा बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है, इस आभार व्यक्त करने का कारण ये भी है कि जितनी बार भी आप लोग गुणीजन यहाँ, बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी तरीके से सभी रचनाओं की समीक्षा हुई और बहुत अच्छी तरीके से जिस तरह से आशीर्वचन मिला योग जी का, तो वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। बस मैं अधिक वक्त नहीं लूंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, इस मंच का। सभी का आभार। और फिर अगली बार फिर हम मिलते हैं कहीं पर। जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। शुक्रिया, शुभ संध्या। नमस्कार आप सभी को। सभी को संध्या। नमस्कार, शुभ संध्या।